हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने अभी कवर किया है प्रोसेसर्स एंड उसके बाद जनरेशंस। अभी जो रीसेंट क्लास है हमारी उसमें आपने जनरेशंस कवर की होंगी। जनरेशंस जो हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है ऑफ द प्रोसेसर्स। हम किस टाइम पर प्रोसेसर्स में क्या टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसके बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं इनटू जनरेशंस। अब हम उसी को मॉडिफाई, उसी के एक अगले स्टेप पर जा रहे हैं। अभी उसी जनरेशन से ना आगे, यानी मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोसेसर्स और उसके टाइप्स बताए थे, इसी को जनरेशंस को अब देखो आगे मैं डिफाइन कर रही हूँ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स चेंज हुए हैं ना, वैसे वैसे टाइम के साथ लैंग्वेजेस भी चेंज हो गई हैं। और अगर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो हमें लैंग्वेजेस के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है। तो पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। वो क्या चीज़ रही, यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने 3 पार्टीशनिंग करके रखी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। अभी ये क्या चीज़ है, हमारे पास विद द चेंज इन द कंपोनेंट टेक्नोलॉजी एंड उसके ऊपर वर्क करने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है टाइम के साथ, है ना। तो अब इसमें अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट जनरेशन की, जो कि अगर आप ध्यान से याद रखें तो हमारे पास लास्ट टाइम पीरियड जो चल रहा था वो कौन सा था, फ्रॉम 1942 टू 52। ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑलरेडी चल रहा है। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी जब, अगर आपको याद हो तो, प्रोसेसर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं हम, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एज अ प्रोसेसर यूज़ की जा रही है, तो वैक्यूम ट्यूब्स। याद है सभी को। अब यही वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े थे, यही वैक्यूम ट्यूब्स पे अगर हमें काम करना है तो अब हम इनको काम करवाने के लिए, मतलब या इनपुट और आउटपुट के सोर्स के बारे में अगर हम बोलें तो इनपुट और आउटपुट का जो सोर्स यूज़ किया जाता होता था वो फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज के हिसाब से डिफाइन हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती होती थी। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ द 40s टू 50s टाइम पीरियड, विच इज़ मशीन लैंग्वेज, यानी कि कौन सी वाली, बाइनरी लैंग्वेज। हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मेट होता था। व्हाट इज़ दिस, द फॉर्मेट ऑफ जीरोज एंड वंस। हमको ये इंसर्ट करना होता था। अगर आपको ये आता है तब तो आप कंप्यूटर के साथ एलिजिबल हैं वर्क करने के लिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आपको कहीं और जाके काम करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब जो ये जीरोस और वंस है ना, इनकी दिक्कत क्या है, दिस इज द कोड विच इज एक्चुअली अ वेरी लेंथी कोड। ये बहुत ही लंबा कोड होता है, क्योंकि हमें जीरोस और वन, ये जो लैंग्वेज है, इसको राइट करने के लिए हम वी कैन यूज़ ओनली 2 डिजिट्स, बाई फॉर 2, ओनली 0 और 1 को यूज़ किया जा रहा है। कुछ भी टाइप करना है हमको इसी फॉर्म में लिखना है। तो हमको एक्चुअली में क्या है कि ये लैंग्वेज को समझने के लिए, यानी इस टाइम पीरियड को समझने के लिए, जो कि हमें भी करना है क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम पीरियड के लिए इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी लेंथी कोड होता था। सॉरी। तो अगर मैं डिफाइन कर रही हूँ 01 का कोड, तो काफ़ी जगह पर हमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी लगता था। ये एक तो द कोड इज़ वेरी लेंथी, दूसरा इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तीसरा इट इज़ ओनली अंडरस्टैंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, है ना। लेकिन हमारा टाइम क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो फिर वो हमारा जो टाइम है, और इसको रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने पड़ गए। लेकिन सिर्फ ये फर्स्ट जनरेशन में ही हुआ, जहाँ पर हम फर्स्ट जनरेशन में 0 और 1 की लैंग्वेज यूज़ करते थे, बाइनरी। फिर इस चीज़ को मॉडिफाई करके सेकेंड जनरेशन में, एक तो सेकेंड जनरेशन में क्या चेंज था, व्हाट आर द प्रोसेसर्स दैट वी यूज इन सेकेंड जनरेशन, वैक्यूम ट्यूब्स को छोड़ दिया गया था ना। तो उसकी जगह पर हम क्या लेकर आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते थे विद रिगार्ड्स टू वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसीलिए हमने इसको ओवरकम किया एंड लैंग्वेज को भी हमने थोड़ा सा चेंज किया। क्या लैंग्वेज यूज़ कर ली, असेंबली कोड, और अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एज सूडो कोड, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये वाला नंबर लिखा है, ये बाइनरी है। अब इसमें दिक्कत क्या आ जाती है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। क्या चीज़, सपोज मुझे इनपुट देनी थी ये 1011। अगर मैं इस नंबर में देख रही हूँ, डिफाइन करूँ, या अगर आप भी देख रहे हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट इन दिस कोड, 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ 1, 3।
अभी बाई चांस मुझसे गलती से ऐसा हो गया कि ये टाइप हो गया, अगेन ये नंबर में हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ 0 1। तो अभी यहाँ हमें क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ एंड इसकी बात कर रही हूँ, यानी ये ज़ीरोज़ और वंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ क्या चीज़ रही, वैसे तो पैटर्न सेम ही लग रहा है लेकिन ये नंबर अलग अलग है ना। लाइक अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या है 11, और अगर मैं दूसरे नंबर की बात कर रही हूँ तो ये नंबर क्या है हमारे पास 13। ये कैसे निकलता है अभी इसी क्लास के बाद इमीडिएटली हम यही करने वाले हैं, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इसको समझने के लिए मैं आपको नंबर को खुद ही बता रही हूँ, ठीक है। ये 11 एंड 13 है। अब लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ 11 हम लिख रहे हैं तो हमें कितने डिजिट्स यूज़ करनी पड़ती है, सिर्फ 2। और अगर मैं इसको बाइनरी में लिख रही हूँ तो हमें टोटल कितने डिजिट्स को यूज़ करना पड़ रहा है, 4 डिजिट्स को। तो हमारा कोड ऑब्वियसली लंबा हो गया। अब ये जो 11 है ना, इसको आगे मैं और चेंज करूँ तो यही हेक्साडेसिमल नोटेशन में, अब ये क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ नंबर सिस्टम दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। हम ये सारे नंबर फॉर्म सभी करेंगे इसके बाद ही, ठीक है। तो अभी ये जो 11 है, अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो 11 है, 11 को हम हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म में क्या लिखते हैं, B एग्जैक्टली, एंड 13 इज इक्वल टू D। अब अगर मैं 11 की जगह पर इंसर्ट करूँ B तो मेरे लिए तो और भी आसान हो गया, कहाँ 4 डिजिट्स और कहाँ पर एक ही अल्फ़ाबेट उसको ओवरकम कर रहा है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा देखा गया कि हम लिखें कम ताकि हमारा लिखने का टाइम बचे और सिस्टम में इंसर्शंस फास्ट हो जाएं। इसी चीज़ को यहाँ इन्वॉल्व कर लिया गया। व्हाट इज दिस, असेंबली लैंग्वेज। Assembly languages is actually a language that is designed by assembling the binary code into some new। तो क्या चीज़ रही, लाइक अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का कोड रहता था तो हम उसकी जगह पर एक अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, लाइक @ हमने इतना लिखना है, ये चीज़ सिस्टम में खुद कन्वर्ट करवाई जाएगी। कम से कम हमारे लिए तो काम आसान हो गया। दिस इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज। लेकिन असेंबली लैंग्वेज वॉज नॉट रिटन इन बाइनरी। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो हमें आ जाकर प्रोसेसर पर यही चीज़ करवानी पड़ती है। क्या चीज़, हमें ये जितना भी प्रोसेसर वाला काम है उसको तो बाइनरी में ही चीज़ समझ आती है, तो फिर हमें यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के लिए फर्दर क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वी नीड द कन्वर्टर्स, लैंग्वेज कन्वर्टर। जहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखना है, इफ़ द लैंग्वेज इज़ बाइनरी, और आप किसी भी सिस्टम पे बाइनरी को डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, तब आपको कोई भी टाइप के कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाइनरी के अलावा कोई भी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं जो बाइनरी नहीं है, कुछ और है, तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत है ही। तो हम यहाँ पर वो कन्वर्टर यूज़ करेंगे। कौन सा कन्वर्टर है असेंबली लैंग्वेज के लिए, ये हम अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज आई। अब लेकिन क्या चीज़ रही, लैंग्वेज क्या डिफाइन करती है कि असेंबली लैंग्वेज इज़ अ कोड। अगेन मैं आपको एक डिफरेंस के साथ डिफाइन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन, द फंक्शन इज सम, लेकिन मुझे ना इस सम को डिफाइन करना था तो मैंने छोटा सा कोड बना दिया, दैट इज एस। और अभी मुझे जहाँ पर भी सम डिफाइन करना होता था लैंग्वेज में, मैं वहाँ पर एस टाइप कर रही हूँ सो दैट कि ये अंडरस्टूड हो जाए कि ये सम की बात हो रही है। क्लियर, ये मेरा कोड है। अभी लेट्स से आप में से भी किसी ने कोडिंग की, और अगर आप कोडिंग कर रहे थे तो आपने इसकी जगह पर क्या चीज़ डिफाइन कर दी, आपने डिफाइन कर दिया सब्ट्रैक्ट, एंड आपने भी इसके लिए कोड क्या डिफाइन कर दिया, एस। अब आप आपकी जगह सही हैं, आपके सिस्टम में ये एस डिफाइन हो रहा है एज अ सब्ट्रैक्शन कोड, मेरी जगह मेरे सिस्टम में ये डिफाइन हो रहा है एज अ सम कोड। तो अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि इफ़ वी एक्सचेंज आवर कोड्स तो हमें ये एस जो है सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्लियर, तो असेंबली लैंग्वेज में ये चीज़ दिक्कत क्या आ गई, द लैंग्वेज वॉज नॉट डिफाइंड करेक्टली, और इसके अलावा विदाउट हैविंग एनी स्टैंडर्ड्स, ये चीज़ जो है वो ज़्यादा काउंट में आ जाती है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो अभी जब भी एक्सचेंज होगा कोड तो हमें कौन से एस के बारे में बात हो रही है ये नहीं पता चल रहा है ना। तो फिर अब ये चीज़ को हमें हटाना, एलिमिनेट करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट था।
इसका मतलब ये है कि जिस भी मतलब मेरे सिस्टम में इफ़ आई एम डिज़ाइनिंग फाइल, लाइक मेरे सिस्टम में एक फ़ाइल डिज़ाइन की गई है, ये पीडीएफ है, अब मेरे सिस्टम में ये पीडीएफ है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में मैं यही फाइल को ट्रांसफ़र करके डालूँ तो आपके सिस्टम में ये पता नहीं क्या बनेगी, चलेगी या नहीं चलेगी। अभी इस दिक्कत को काफ़ी मॉडिफाई करके, वैसे तो आजकल हम क्या बोल देते हैं कि अप टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट रह गई। क्या चीज़ कांस्टेंट रह गई? द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। जिस मशीन का कोड है उस मशीन में ही रन करेगा, उसके अलावा आगे पीछे कहीं पे भी रन नहीं करेगा, है ना। तो अब इस चीज़ को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक। क्या चीज़ किया, मैं आपको ये चीज़ डिफाइन करी हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में जो हमारी लैंग्वेज यूज़ होती थी उसमें हम बाइनरी यूज़ करते थे, उसको हमने मॉडिफाई किया असेंबली में। तो असेंबली में हमने टूटा फूटा सब कोड असेंबल करके बाइनरी को डिफाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि कोड सेम, हर जगह पर सेम नहीं डिफाइन होते हैं, वो आज भी है, लेकिन अगर हम कोड्स की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पा रहे तो कोड काफ़ी अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। इस चीज़ को मॉडिफाई किया गया इन थर्ड जनरेशन ताकि ये चीज़ भी जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी में चेंज हो जाए। तो इस चीज़ को हमने थर्ड जनरेशन में डिफाइन किया। विद व्हाट लैंग्वेज? थर्ड जनरेशन में हमारे पास डिफाइन की गई लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड एज थर्ड जनरेशन। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। अभी देखिए क्या चीज़ रहती है हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ बेसिकली असेंबली लैंग्वेज प्लस हम इसके साथ क्या यूज कर देते हैं? लेट मी राइट द करेक्ट टर्म। असेंबली प्लस सिंटेक्स। ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, ये क्या टर्म लिखी हुई है मैंने? असेंबली एंड दूसरी टर्म जो मैं डिफाइन कर रही हूँ दीज आर सिंटेक्स। आई होप आई गेस आपने सबने ये चीज़ सुन रखी है या आप ये सुन रहे हैं। ठीक है, असेंबली प्लस सिंटेक्स। देखिए क्या चीज रही? सिंटेक्स। दीज आर कॉल्ड एज द सेट ऑफ रूल्स टू राइट अ लैंग्वेज। सेट ऑफ रूल्स, दीज आर जनरली कॉल्ड एज सिंटेक्स। क्या चीज रही? कहते थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ना असेंबली लैंग्वेज के ड्रॉबैक को कवर करने के लिए हमने रूल्स को साथ में मर्ज कर दिया सो दैट वी हैव अ पैटर्न, है ना, और हम एक स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें हमारी लैंग्वेजेस में। बट क्या है ओवरऑल? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। असेंबली लैंग्वेज, इट इज़ द लैंग्वेज विच इज़ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल यानी कि इट इज़ राइट इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स, है ना, हम इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं। इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमंस और रीडेबल बाय द ह्यूमंस। ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, है ना। तो ये तीन हमारे पास जो लैंग्वेजेस आई ना। अब लेकिन इसमें क्या है कि ये जो ऑल ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस वे बाइनरी इटसेल्फ इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सीपीयू, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी दोनों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इरेज कर रही हूँ इसको, और अब यहाँ पर हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हो गए? कन्वर्टर। असेंबली लैंग्वेज के लिए व्हाट इज दिस? कन्वर्टर दैट वी यूज। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर, दीज आर द प्रोग्राम which helps to convert, क्या चीज़ कन्वर्ट करने के लिए? which helps to convert assembly language to binary। हम ये कन्वर्जन अभी करेंगे अगली क्लासेस में ही, ठीक है।
असेंबली लैंग्वेज यानी कि द ह्यूमन रीडेबल कोड, उसको कन्वर्ट करना है इनटू द पर्सपेक्टिव बाइनरी, ताकि हमारा काम जो है वो सीपीयू को भी समझ आ जाए, है ना। तो उसके लिए हमने एक कन्वर्टर प्रोग्राम होता है वो डिज़ाइन किया। तो ये लैंग्वेज के साथ डिज़ाइन हो गया, हमें इसके लिए सिरदर्दी नहीं लेनी। ऐसे ही सेम हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में देखिए क्या इंट्रोड्यूस हो गए, दो नाम, क्या चीज़, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दो यूज होते हैं यहाँ पर कन्वर्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये दो कन्वर्टर्स यूज हो गए, कंपाइलर विच कंपाइल्स द होल प्रोग्राम इन वन गो, एक ही साथ पूरे के पूरे प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर देना, वेयर एज इंटरप्रेटर कन्वर्ट लाइन बाय लाइन। क्लियर, ये हमारे पास आया। अब देखो यही चीज़ जो मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ ना, वेयर इज मशीन लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नो कन्वर्टर रिक्वायर्ड, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप से ही बाइनरी में ही ऑलरेडी है। क्लियर, अब इसी चीज़ को देखिए डिफाइन कर रही हूँ मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ रही मशीन लैंग्वेज, अब इसमें मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ क्या चीज़, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज, these can be developed in the binary format यानी 0 and 1। लो लेवल लैंग्वेज को मैंने नीचे देखिए लिख के डिफाइन किया हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड बाय सीपीयू। ऑल ऑफ दीज विच आर द लैंग्वेजेस विच आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द सीपीयू, दिस इज कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लो लेवल लैंग्वेज के अलावा कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एंड इज एंड यूजिंग द ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए देखिए मैंने लिखा हुआ ANS यानी फिर अल्फ़ाबेट नंबर एंड सिंबल, जो इस फॉर्मेट में लिखी जाती होती थी टू द सीपीयू, इट इज़ रिटन एज मूव ए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ कमांड टू मूव ऑल द फाइल्स और मूव ऑल इज अ कैटेगरी, तो उसको डिफाइन कर दिया फ्रॉम मूव ए, सो दैट हमें भी समझ आ जाए कि मूविंग कमांड के लिए टर्म यूज हो रही है। ऐसे ही थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामर कैन राइट कोड इन सिंपल इजी लैंग्वेज, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। यूज़र फ्रेंडली हमारे लिए काफ़ी ईजी है अंडरस्टैंड करना एंड वर्क करना। एग्जाम्पल सी, जावा, C++, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। देखिए नीचे लिखा हुआ है सी लैंग्वेज, इट इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। C++, it is high level language that uses the OOPS concept. Fortran was the first high level language that was introduced. It is known as formula translation. It is used for the scientific application. COBOL, common business oriented language. Common business oriented language used for record keeping and data management and business organization. Then basic beginners all purpose symbolic instruction code, first language designed for the non professional programmers। तो थोड़ा सा convenient हो गया, user friendly हो गया। Pascal, it is developed as a teaching tool for programming concepts। Simula was the first object oriented programming language। Java, Python, C++, Visual Basics, .NET and Ruby are the most popular object oriented programming languages। The Java programming language is designed especially for use in distributed applications on corporate networks and the internet। Ruby is used in many web applications। ये सारी लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं, कर्ल, स्मॉलटॉक, डेल्फी, Eiffel, all of these are the examples of project object oriented languages। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है आपको जो मैं डिफाइन करूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ द, ये टर्म आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और यहाँ पर हमारे पास टर्म डिफाइन हो रही थी प्रोसीजरल लैंग्वेज, है ना। ये अब इस चीज़ को कैसे डिफाइन करें, तो मैं इसको आपको एक मिनट, यहाँ है मेरे पास थोड़ी सी स्पेस, तो गिव मी सम टाइम टू इरेज दिस। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वॉज हाई लेवल। अब बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज वॉज वेरी वेल डिफाइंड लैंग्वेज और काफ़ी यूज़र अंडरस्टैंडेबल भी है, इजीली हम इसको राइट कर सकते हैं, तो ये चीज़ आगे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ गई। ठीक है, तो लैंग्वेज बिकम्स वेरी डिमांडिंग, तो इसको फिर काफ़ी सारे एरियाज में यूज़ किया गया, तो लैंग्वेज अगेन फर्दर दो हिस्सों में डिफाइन हो गई। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज
एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये दो टाइप्स आ जाती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया कि ऑल दीज आर द लैंग्वेजेस विच आर डिफाइंड और डिफाइंड टू हैव अ प्रोसीजर, यानी डिफाइन किया गया है उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही काम करना है, यानी एक पर्पस। जैसे हमने अभी देखिए नेक्स्ट, जैसे हमने अगली स्लाइड में किया है, मैं आपको दिखा दूंगी ये क्या चीज़ रही। फॉर एग्जाम्पल फोर्ट्रान, COBOL, C. All of these are the procedure-oriented language. Like Fortran, it is used in the scientific purposes or otherwise engineering एरियाज में यूज हो रही है ना। तो यहाँ पर डिफाइंड है इनका प्रोसीजर। COBOL बिजनेस एंड ऑफिशियल पर्पसेस। C ये भी एक प्रोसीजर फॉर्मेट करती होती थी। It is however used in very multiple platforms, but it is having a definite procedure to write, है ना। उस चीज़ को फिर again procedure, it is a dependency। अगर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एरियाज में यूज होगा तो वहीं यूज होगा, है ना। उस चीज़ को थोड़ा सा और फ्री किया, इंडिपेंडेंट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस फिर यहाँ पर आ जाते हैं C++ एंड ऑल द अदर लैंग्वेजेस, है ना, लाइक वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड सी here, है ना। ऑल ऑफ दीज आर द न्यू विच एवर आर द न्यू लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर मोर फ्री लैंग्वेजेस वेयर वी हैव टू डिफाइन द फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट्स, और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो फंक्शन के हिसाब से हमारा काम होएगा, कोई अदर डिपेंडेंसी नहीं आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैंने कवर किया हुआ है, दैट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो हमने इसके साथ यूज़ किए। लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स प्रोग्राम्स राइट देयर प्रोग्राम इन वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज because it is much easy to code in these languages, but computers cannot understand any of these languages, so it is necessary to convert the programs। यानी कि what are these translators actually doing, उसकी एक आपको definition types में define करके यहाँ पर define कर रही हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ। क्लियर? अब इसमें देखिए आगे नाम हमारे पास कुछ ऐड हो रहे हैं। क्या नाम ऐड हो रहे हैं? लोडर्स, लिंकर्स, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। इसमें से जो हम कर चुके हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। इट इज़ वेरी स्लो बिकॉज द कन्वर्टर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। तो इसको फास्ट करने के लिए कंपाइलर डिफाइन हो गया, ट्रांसलेट द प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, एंड इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम वन। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फ्रॉम ऑलवेज इट इज़ रिटन एज फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो, और कई बार पूछा जाता है कि मैम उल्टा फिर कौन करेगा? तो उल्टा भी काम यही है, फ्रॉम लो यानी दैट इज़ बाइनरी टू हाई लेवल, वो भी यही काम करते हैं, यानी कंपाइलर्स ही करते हैं। नेक्स्ट देयर आर असेंबलर्स। असेंबलर्स दीज आर द कन्वर्टर्स दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यानी असेंबली लैंग्वेज जो हम हमारी असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज़ कर रहे थे, उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो असेंबलर्स को यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं विद द टू, ऊपर वाले नाम लोडर्स एंड लिंकर्स। क्या हो गया? इट लोड्स द कोड विच इज़ ट्रांसलेटेड बाय द ट्रांसलेटर इनटू द मेन मेमोरी। ये आप बूटिंग के टाइम पर हम सब कर चुके हैं। क्या चीज़? द लोडर्स, दीज आर जनरली द लेट मी चेंज द इंक कलर। Loaders, these do क्या चीज़? The translators that translates the program and put it into the main memory। तो क्या चीज़ की बात हो रही थी? जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम फाइल्स हैं वो हमने लोडिंग के टाइम पर किया था ना। तो हार्ड डिस्क से जब मेन मेमोरी में इसको लोड करवाया जाता है तो चेंज करवाया जाता है। एंड व्हाट आर दीज लिंकर्स? लिंकर्स इज यूज्ड टू कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू द फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। देखो इसका मैं एक सीक्वेंस बना रही हूँ। यूजर्स इनपुट, यूजर ने इनपुट प्रोवाइड किया,
ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट होएगा टू द बाइनरी, है ना। बट इज दिस बाइनरी इज ऑल्सो अ फॉर्मेट दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय आर CPU, क्योंकि हमारा CPU और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग हो सकती है। तो यहाँ अगर जो कसर रह गई है फाइनली CPU की एग्जीक्यूशन या ALU की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इनके बीच में जो होता है ना उसको हम इन बिटवीन डिफाइन कर देते हैं, क्या चीज़, लिंकर, दैट इज़ बाइनरी टू बाइनरी रिलेटेबिलिटी, ताकि अगर बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे रह भी गया है तो ये उसको कवर कर ले। क्लियर। तो लिंकर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ द कन्वर्टर्स जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, यानी ALU जिसमें बिल्कुल रेडी होगा कैलकुलेट करने के लिए ना, उस फॉर्मेट में बिल्कुल कन्वर्ट करके रेडी कर दें। क्लियर। तो ऑल ऑफ दीज आर द कन्वर्टर्स दैट वी यूज। आई होप ये चीज़ सभी को समझ आई होगी। स्टार्टिंग विद द लैंग्वेजेस, जैसे अलग अलग टाइम पे हमने देखा अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ हुई, कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों कन्वर्ट करते हैं। आई गेस आई होप ये सभी को समझ आया होगा कि क्यों कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्लियर। इसके बाद अब हमारे पास जो ये कन्वर्जन में ये जो हम, क्योंकि आज हम काफ़ी बात कर चुके हैं कन्वर्जन की, है ना, तो एक्चुअली में अब मैं आपको डिफाइन करूँ अगर एक लाइन में, अगेन आई हैव दिस स्लाइड ओनली टू इरेज, सॉरी स्टूडेंट्स, अदरवाइज मैं एक स्लाइड हमेशा एम्प्टी ऐड कर रखती हूँ, तो आज उसमें ये ऐड नहीं किया गया है। तो अब हमारे पास अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस से भी पहले की बात करें ना, तो एक्चुअल में ऑल ऑफ दिस या होल ऑफ दिस कंसेप्ट, दिस वाज स्टार्टेड विद द बाइनरी फॉर्मेट, है ना। तो अब ये जो बाइनरी फॉर्मेट है, अब उसके हिसाब से देखो हमने अलग अलग टाइम पर हमने बाइनरी के हमने स्टार्टिंग देखो लेकिन कहाँ से गई थी, व्हेन वी इंट्रोड्यूस दीज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हो गया था, बाइनरी डाटा। तो अभी ये जो बाइनरी डाटा है इसको आगे देखो कैसे लेके गए। व्हेन द बाइनरी डाटा यानी बाइनरी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो उसके हिसाब से सबसे पहले जैसे हमने मैथ्स में क्या सीखा हुआ है, काउंटिंग नंबर्स से, है ना। तो अब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बाइनरी, इसको डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास एक टॉपिक आता है। व्हाट इज दिस टॉपिक कॉल्ड एज, दिस इज द टॉपिक कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। एक्चुअली दिस इज द फॉर्म्स ऑफ बाइनरी दैट वाज इनिशियली डिफाइंड, बिल्कुल शुरुआत की बात है। तो नंबर सिस्टम ये क्या करता है, बिफोर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इवन, there are numbers, to understand, and all of these numbers और उसके types, these are defined in the number system, है ना। तो अब उसके लिए अगर मैं डिफाइन करूँ तो we have total 4 categories, we have total 4 types of numbers that are defined। सबसे पहला नंबर, these are called as the binary number system opted by the computers directly। what are these, all of these are the number forms that can only have the excess of the digits 0 and 1। सिर्फ 0 और 1 ये दो ही डिजिट्स हैं, इन्हीं दो को लेके हमने काम करना है बस, ठीक है। लेकिन अब ये जो दो हैं डिजिट्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ की जाती है, तो इसको हम एक और नाम से भी डिफाइन करते हैं, क्या चीज़, बेस 2 नंबर। लाइक कैसे लिखते हैं, सपोज x इज द नंबर एंड आई एम डिफाइनिंग द बेस 2, तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो जाता है। सेकंड, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता था लिखने के लिए, तो इस चीज़ को फिर हमको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ गई। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को थोड़ा सा छोटा शॉर्टकट में करने के लिए हम क्या चीज़ लेकर आए, हम दूसरा नंबर फॉर्म लेकर आ गए, दैट इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम, OCT, ऑक्ट फॉर 8। तो द नंबर फॉर्मेट दैट इज डिजाइंड यूजिंग 8 डिजिट्स, कौन सी, 0 to 7, टोटल 8 डिजिट्स यूज। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, बेस 8। तो हाउ कैन वी डिफाइन दिस नंबर, x बेस 8, यानी कि नीचे पावर जो हम रेस लोअर बेस में लिखते हैं, है ना। फिर इसके बाद ऑक्टल नंबर फॉर्म में भी कैन वी राइट 8 9, नहीं, वी कैन नॉट यूज दीज डिजिट्स। तो हमको इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना है,
अगर हमने और थोड़े डिजिट्स को इन्वॉल्व करना था तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर फॉर्म क्या आ गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी फॉर 10, द नंबर सिस्टम दैट इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स। कौन कौन सी, 0 to 9। अब यहाँ हमें 9 तक, ये एक्चुअली में हमारा जो हम अर्थमेटिक मैथ्स यूज़ करते हैं ये वो फॉर्मेट रहा, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर है तो उसमें हमारे पास एक और फॉर्मेट आ गया। वो कौन सा वाला, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा 6 डेसिमल 10, टोटल 16 फ्रॉम 0 to 15, टोटल ये नंबर फॉर्म आए। ठीक है, 0 to 15। इसके दो हिस्से हुए, कौन कौन से हिस्से, पहला हिस्सा द सिंगल डिजिट नंबर्स दैट इज आर 0 to 9, सिंगल डिजिट्स हो गई। उसके बाद आ गई डबल डिजिट्स दैट इज फ्रॉम 10 to 15। अभी सिंगल नंबर है, ये तो एक ही वंस प्लेस टेंस प्लेस एक ही प्लेस कवर करेगा, है ना। तो अभी जो डबल डिजिट्स हैं, क्योंकि ये दो प्लेसेस कवर कर रहे हैं और बिकॉज वी आर डिफाइनिंग द नंबर्स, ये हमें एक ही प्लेस पर एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डबल डिजिट्स है ना 0 to 9, दीज आर ऑल रिटन एज नंबर्स, लेकिन ये जो नंबर्स के बाद डबल डिजिट्स है ना, इनको रिप्लेस कर दिया गया विद ABCD। तो 0 to 9 all are written as number and 10 to 15 all of these are replaced using the alphabets। तो 0 to 9 numbers, A to F alphabets। ये हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म। टोटल कितने डिजिट्स यूज़ की जा रही हैं, 16। तो ये नंबर फॉर्म क्या बन गया, x बेस 16। अभी मैंने स्टूडेंट्स इसको लिखा हुआ है, तो एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि आगे जो भी हम करेंगे इससे रिलेटेड ही होएगा। Clear? Binary number system, that is the base 2 number system, base 2 because it uses 2 digits to write 0 and 1, ये लिखा जाता है। octal number system, this is base 8 number form because it is designed with the help of 8 digits 0 to 7। decimal number system 0 to 9 10 digits यूज़ करता है and hexadecimal total 16 digits, जिसमें 0 to 9 सिंगल डिजिट्स नंबर रहते हैं, डबल डिजिट्स को रिप्लेस करके अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? आज हमने सिर्फ क्या किया है, इनकी पहचान। अभी देखिए इसी के स्टूडेंट बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बता रही हूँ। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर दीज विच आर द इनकरेक्ट नंबर्स। इनमें से ये कौन से नंबर्स हैं जो इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो अब उसमें मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस के साथ डिफाइन किया जा रहा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट नंबर्स कौन कौन से हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं या कोई एक ऑप्शन भी, है ना। तो अब यहाँ देखिए हमें नंबर पहले से ही दे दिए हुए हैं ना, अब हमको यही आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट नंबर कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ कि अभी हमें लिखा क्या है उसको पहचानना है। तो हर एक नंबर के नीचे ये 8 10 डिफाइन हो रहा है, ये क्या है, बेस। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास वो बेस 8 का है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, ऑक्टल, है ना, ये वहाँ से उठाया गया, ये तो हमें पहले ही बता दिया। अब ऑक्टल बेस में अगर हम देख रहे थे तो टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं, 8। कौन कौन सी होती हैं, 0 to 7। इसका मतलब 1s 10s 100 जितनी भी प्लेस हम यूज़ कर रहे हैं, 1000 10,000, हर एक डिजिट पर, हर एक प्लेस की डिजिट की रेंज आपने चेक करनी है अकॉर्डिंग टू द बेस। क्या हो गया, बेस 8 है तो 0 से 7 तक सारे डिजिट्स होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखना है कि हर एक डिजिट इसी रेंज के बीच में ही आ रही है। अगर तो ये इसी रेंज के बीच में है तो हमारा नंबर सही है, अगर ये रेंज से ऊपर नीचे हो गया तो हमारा नंबर इनकरेक्ट है। अभी वही चीज़ चेक की, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो 3 इज़ इन द रेंज, 9 इज़ नॉट इन द रेंज, 5 इज़ इन द रेंज, 1 इज़ इन द रेंज। लेकिन अगर पूरे नंबर में देखें तो 9 एक आउट ऑफ रेंज जा रहा है नंबर, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट नंबर।
ऐसे ही अगले में चलते हैं। अगले वाले नंबर पे क्या है, बेस 10, 10 यानी कि डेसिमल, हाउ मेनी डिजिट्स, 0 to 9, 10 डिजिट्स हैं, सारे नंबर्स इसी रेंज में आ रहे हैं, तो नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 2 डिविजन्स हैं, 0 to 9 नंबर्स होने चाहिए एंड A to F अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। 5 इज इन द रेंज, A and D इज इन द रेंज, द नंबर इज करेक्ट। लास्ट हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, बाइनरी, व्हाट शुड बी द करेक्ट रेंज, 0 to 1, लेकिन 5 इज नॉट या आउट ऑफ द रेंज, तो हमारे पास ये नंबर भी क्या हो गया, इनकरेक्ट, है ना। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है, ऑल ऑफ दीज आर द नंबर्स जो बाइनरी या बाइनरी से डेराइव करके हम हमारे सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं नंबर्स को समझने के। आई होप ये सभी को समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम आज शुरू कर चुके हैं, लैंग्वेजेस एंड बिफोर द लैंग्वेजेस व्हेन द नंबर्स एग्जिस्ट। तो इसी चीज़ को मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगी। अभी हमने सिर्फ नंबर्स की पहचान की है, एक नंबर से दूसरे नंबर में हमको कैसे कन्वर्ट करना होता है और हम उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, हमें ये भी पूछा जाता है, क्लियर। तो अगली वाली 2 क्लासेस जो हैं हम उसमें कन्वर्जन्स वाला एरिया वो कवर करते हैं। आप आपके वीडियोस देखते रहिए, उसमें कुछ न्यू अपडेट हैं या कुछ आप बताना चाहते हो तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।